Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the most important and highly expected questions of BPSC 104 for the June 2026 IGNOU exam. So let's get started. What is a political party? पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक जैसी सोच रखते हैं। इनका मेन मकसद इलेक्शंस लड़ना और जीतकर सरकारी पावर हासिल करना, सरकारी पावर जो है वो हासिल करना है। ठीक है, मेन फीचर्स क्या हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी बिल के मुद्दों, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था, कांग्रेस रिमेन्ड डोमिनेंट। काफ़ी सालों तक सेंटर और लगभग सभी स्टेट्स में सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। रीजंस क्या थे? लीडरशिप ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा रोल निभाया था, इसलिए जनता उन पर भरोसा करती थी। पॉपुलर लीडर्स, उनके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे बड़े और लोकप्रिय लीडर्स थे। वीक ऑपोजिशन पार्टीज। उस समय सामने वाली ऑपोजिशन पार्टीज बहुत छोटी और कमज़ोर थीं। कोलिशन पॉलिटिक्स। जब किसी एक अकेली पार्टी को सरकार बनाने के लिए ज़रूरी सीट्स मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कई पार्टी साथ आकर सरकार बनाती हैं। इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है। रीजंस, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पार्टीज बहुत मजबूत हो गई और उन्होंने बहुत सारी सीट्स जीतना शुरू कर दिया। डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। किसी एक अकेली पार्टी का दबदबा खत्म हो गया, जिससे किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिलना बंद हो गया था। ठीक है। फिर एडवांटेजेस, वाइडर रिप्रेजेंटेशन। अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय ग्रुप्स को सरकार में जगह मिलती है। देश के हर कोने की आवाज़ सुनी जाती है। बेटर फेडरल बैलेंस। सेंटर और स्टेट के रिश्ते बेहतर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल इश्यूज को इग्नोर नहीं कर पाती। डिसएडवांटेजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सरकार गिरने का डर हमेशा बना रहता है। कोई भी पार्टी सपोर्ट वापस लेकर सरकार गिरा सकती है। स्लो डिसीजन मेकिंग। हर बड़े फैसले पर सभी पार्टीज की राय ज़रूर होती है। इस वजह से डिसीजन लेने में काफ़ी देरी भी हो जाती है। रीजनल पार्टीज एंड देयर इम्पोर्टेंस। रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट। ये पार्टीज लोकल प्रॉब्लम्स जैसे पानी, सड़क, जॉब्स को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। वो इन मुद्दों को बड़े लेवल पर उठाती हैं। प्रोटेक्ट रीजनल कल्चर। ये अपने स्टेट की लैंग्वेज, संस्कृति और आइडेंटिटी को बचाते हैं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। इससे जनता को चुनाव में ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं। पावर्स कुछ ही हाथों में सीमित नहीं रहती, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। फिर इम्पैक्ट। रीजनल पार्टीज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स इन नेशनल पॉलिटिक्स। आज के समय में कोई भी बड़ी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टीज के बिना देश में सरकार नहीं चला सकती। नेशनल पॉलिटिक्स में इनका दबदबा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये गठबंधन में मेन रोल निभाती हैं। ब्लॉक सेकंड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर। Voting behavior means that factors that influence a person's voting decision. इसका मतलब है कि एक वोटर किस वजह से या किस सोच के आधार पर किसी कैंडिडेट या पार्टी को वोट देता है। कौन सी चीज़ उसके दिमाग पर असर डालती है, इसी स्टडी को वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटिंग बिहेवियर। कास्ट। भारत में जात पात का पॉलिटिक्स पर बहुत असर पड़ता है। बहुत से लोग किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देखने के बजाय सिर्फ ये देखते हैं कि वो अपनी जाति का है या नहीं। रिलीजन, धर्म। कई बार लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर वोट देते हैं। कुछ पार्टीज किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट करती हैं, जिससे लोगों के वोटिंग चॉइसेस बदल जाते हैं। क्लास। इसका ताल्लुक अमीरी और गरीबी से है। एक वोटर की आर्थिक स्थिति तय करती है कि वो किसे वोट देगा। गरीब लोग उन पार्टीज को पसंद करते हैं जो मुफ्त राशन या वेलफेयर स्कीम्स लाती हैं, जबकि बिजनेस क्लास टैक्स कम करने वाली पार्टीज को वोट देता है। ठीक है। फिर जेंडर। वुमेन एंड मैन may have different political priorities.
महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग चॉइसेस अलग हो सकते हैं। महिलाएं अक्सर उन पार्टीज़ को वोट देती हैं जो सेफ्टी, वुमेन वेलफेयर और घर के खर्चे जैसे मुद्दों पर काम करती हैं। लीडरशिप, पॉपुलर लीडर्स इन्फ्लुएंस वोटर्स। कई बार लोग पार्टी या कैंडिडेट को नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े लीडर को देखकर वोट देते हैं। एक मजबूत और पॉपुलर लीडर का चेहरा ही जनता को वोट देने के लिए अट्रैक्ट करता है। डेवलपमेंट, बहुत से वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास होता है, जो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं जो अच्छी रोड्स, जॉब्स, बिजली, पानी जैसी ज़रूरी सुविधाएं देने का वादा करती हैं या काम करती हैं। मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड सोशल मीडिया शेप पब्लिक ओपिनियंस। आज के दौर में टीवी, अखबार और सोशल मीडिया जनता की सोच को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मीडिया पर चलने वाली न्यूज़ और कैंपेन से तय होता है कि जनता किस पार्टी को अच्छा या बुरा समझ रही है। ठीक है। ट्राइब एंड पॉलिटिक्स। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइब्स। पॉवर्टी, इनके पास पैसे और आमदनी के साधन बहुत कम होते हैं, जिस वजह से ये गरीबी में जीते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, इनके इलाकों में अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं होते, जिससे पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी होती है। लैंड डिस्प्लेसमेंट, इंडस्ट्रीज, डैम्स और माइनिंग्स के नाम पर इनकी ज़मीनें और जंगल छीन लिए जाते हैं, जिससे इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। पॉलिटिकल डिमांड्स, ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये चाहते हैं कि उन्हें अपने इलाकों को अपने हिसाब से चलाने और फैसला लेने की थोड़ी आज़ादी मिले। डेवलपमेंट, इन्हें भी अपने इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल्स और रोड चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, ये अपनी सदियों पुरानी भाषा, संस्कृति और जंगल की पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है। फिर लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स। लैंग्वेज क्रिएट्स आइडेंटिटी एंड इमोशनल अटैचमेंट। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक पहचान देती है। अपनी मदर टंग से लोगों का एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो राजनीति को बहुत असर करता है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में स्टेट्स की बाउंड्रीज को भाषा के आधार पर फिर से तय किया गया, जैसे तेलुगु बोलने वाले के लिए आंध्र प्रदेश, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र एटसेट्रा। ठीक है। इम्पोर्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एक ही भाषा बोलने वाले लोग जब एक स्टेट में होते हैं तो सरकार चलाना और जनता से कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। कल्चरल प्रोटेक्शन, इससे हर रीजनल लैंग्वेज और उसकी संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। एथनिसिटी एंड पॉलिटिक्स, एथनिसिटी रेफर्स टू अ ग्रुप शेयरिंग कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। एथनिसिटी का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनकी कल्चर, संस्कृति, हिस्ट्री, भाषा और पुरानी परंपराएं एक जैसी होती हैं। ठीक है। कल्चरल प्रोटेक्शन, एथनिक मूवमेंट्स डिमांड रिकॉग्निशन, उन्हें समाज और सरकार में एक अलग और रिकॉग्निशन पहचान मिलती है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, सरकार, पार्लियामेंट और नौकरियों में उनके ग्रुप के लोगों को सही रिप्रेजेंटेशन मिले। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, उनकी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट रखा जाए ताकि वो ख़त्म ना हो। ब्लॉक थर्ड, रीजनल एस्पिरेशन एंड मूवमेंट्स। रीजनलिज्म, इसका मतलब है अपने रीजन या स्टेट के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव और वफादारी रखना। जब लोग पूरे देश से पहले अपने स्टेट या एरिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो उसे रीजनलिज्म कहते हैं। ठीक है। पॉजिटिव रीजनलिज्म प्रमोट्स डेवलपमेंट, अपने एरिया को आगे बढ़ाने की चाह में लोग वहाँ के विकास पर ध्यान देते हैं, जैसे रोड, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाने पर फोकस करते हैं। प्रोटेक्ट्स कल्चर, ये लोगों को अपनी लोकल भाषा, आर्ट और संस्कृति पर प्राइड करने सिखाते हैं और उसे बचाते हैं। नेगेटिव रीजनलिज्म क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, जब लोग अपने रीजन को दूसरे रीजन से बेहतर समझने लगते हैं तो स्टेट्स के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे पानी या ज़मीन का विवाद। वीकन्स
नेशनल यूनिटी, इससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर होती है क्योंकि लोग देश से ऊपर अपने रीजन को रखते हैं। ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ गवर्नेंस विद इन द कंट्री। ऑटोनॉमी का मतलब होता है देश के अंदर रहते हुए अपने इलाके को खुद चलाने की आज़ादी। इसमें लोग देश से अलग नहीं होना चाहते बल्कि अपने लोकल लेवल पर फैसले लेने का ज़्यादा अधिकार मांगते हैं। रीजंस, कल्चरल आइडेंटिटी, जब किसी खास संस्कृति या भाषा के लोगों को लगता है कि उनकी पहचान खत्म हो रही है तो वो उसे बचाने के लिए ऑटोनॉमी मांगते हैं। इकोनॉमिक नेगलेक्ट, जब किसी इलाके को लगता है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, वहाँ रोड्स, जॉब्स और हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जा रहे, आर्थिक रूप से इग्नोर किया जा रहा है, तो वो अपने विकास खुद करने के लिए आज़ादी मांगते हैं। पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, जब वहाँ के लोगों को लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टीज में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो उन्हें सरकार में सही जगह नहीं मिल रही है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, बोडोलैंड मूवमेंट, असम के बोडो कम्युनिटी के लोग अपने लिए एक अलग स्टेट या बोडोलैंड की मांग काफ़ी समय से कर रहे हैं ताकि वो अपनी पहचान और ज़मीन को बचा सकें। गोरखालैंड, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नेपाली बोलने वाले गोरखा लोग अपने लिए एक अलग स्टेट गोरखालैंड की मांग करते हैं। उनका मानना है कि उनकी संस्कृति बंगाल से बिल्कुल अलग है। नागा मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड और आसपास के इलाकों में नागा ट्राइब्स ने अपने अधिकारों और एक अलग पहचान के लिए बहुत लंबा आंदोलन चलाया है। ठीक है। फिर नागा मूवमेंट का मेन मकसद नागा समाज की यूनिक संस्कृति, रीति रिवाज और उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना है। ये लोग अपने अधिकारों के लिए एक लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं। इंसर्जेंसी, जब कोई ग्रुप सरकार की पॉलिसीज से नाखुश होकर या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हथियार उठा लेता है और सरकार के खिलाफ हिंसा करता है तो उसे इंसर्जेंसी कहते हैं। ठीक है। कॉजेज, पॉवर्टी, इलाके में भयानक गरीबी और लोगों के पास कमाई के साधन न होना एक बड़ा कारण बनता है। पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस, लोगों को लगता है कि उनकी बात राजनीतिक रूप से नहीं सुनी जा रही और उन्हें सिस्टम में सही हिस्सा नहीं मिल रहा। रीजनल नेगलेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उस क्षेत्र को विकास के मामले में बिल्कुल इग्नोर या पीछे छोड़ देना। इफेक्ट, वायलेंस, आए दिन लड़ाई झगड़े, धमाके और हिंसा होती है जिससे आम लोगों की जान जाती है। इकोनॉमिक लॉस, वहाँ की कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वहाँ कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती, बिजनेस बंद हो जाते हैं और सरकार का बहुत पैसा सिक्योरिटी में खर्च हो जाता है। सोशल इंस्टेबिलिटी, समाज में डर का माहौल बन जाता है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते हैं और आम जिंदगी खराब होती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, देश के अंदर नए स्टेट्स बनाना या पुराने स्टेट्स की सीमाओं को बदलना। ऐसा अक्सर देश को अच्छे से चलाने या जनता की राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट स्टेट्स क्रिएटेड, कौन कौन सी बनी है? झारखंड बनी है। इस स्टेट को बिहार से अलग करके साल 2000 में बनाया गया ताकि ट्राइबल एरियाज़ का विकास बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़, इसे मध्य प्रदेश से अलग करके साल 2000 में एक नया स्टेट बनाया गया। उत्तराखंड, इसे यूपी से अलग कर 2000 में बनाया गया। इसका नाम शुरू में उत्तरांचल था। तेलंगाना, इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके साल 2014 में बनाया गया जिसके लिए एक लंबा आंदोलन चला था। नेशनल इंटीग्रेशन, इसका मतलब है देश के सभी लोगों के बीच यूनिटी होना, चाहे उनका रीजन, रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी कोई भी हो। सभी खुद को पहले एक हिंदुस्तानी समझें और मिलकर रहें। इम्पोर्टेंस,
नेशनल सिक्योरिटी, जब देश के अंदर के लोग आपस में एकजुट रहते हैं तो देश अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से सेफ रहता है। कोई बाहरी ताकत हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकती। डेवलपमेंट, अगर देश में दंगे और झगड़े नहीं होंगे तो सरकार का पूरा ध्यान और पैसा बिजनेस, एजुकेशन और डेवलपमेंट पर लगेगा, जिससे देश तरक्की करेगा। सोशल हार्मनी, इससे समाज में भाईचारा, शांति और खुशहाली बनी रहती है और लोग बिना किसी डर के एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लॉक 4, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सेक्युलरिज्म, इसका मतलब है सभी धर्मों को बराबर सम्मान और इज्जत देना। सरकार किसी एक धर्म को दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं समझती। इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन, भारत का अपना कोई राष्ट्रीय या सरकारी धर्म नहीं है। देश के लिए सभी धर्म एक समान है। फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, रिलीजियस फ्रीडम, हर नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी धर्म मानने, उसकी पूजा करने और उसकी प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। आप चाहें तो कोई भी धर्म ना माने, उसकी भी आज़ादी है। इक्वालिटी, कानून की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर कानून या नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्टेट न्यूट्रलिटी, सरकारी इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स या पॉलिसीज़ किसी एक खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती और ना ही किसी के खिलाफ काम कर सकती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, मेंटेन्स पीस, भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश वाले देश में सभी धर्मों को बराबर हक देने से दंगे फसाद नहीं होते और शांति बनी रहती है। प्रोटेक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम, ये माइनॉरिटी का मतलब कम गिनती वाले धर्मों के लोगों को डर के बिना जीने और बिना अपने रीति रिवाज मानने की सुरक्षा देते हैं। प्रमोट्स डेमोक्रेसी, एक सच्चा डेमोक्रेसी तभी चल सकता है जब हर एक नागरिक को बराबर समझा जाए। सेक्युलरिज्म इस बराबरी को बनाए रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। इसका मतलब है देश के नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को रखना। जब लोग अपने धर्म के लोगों को ही अपना समझते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन या अलग मानने लगते हैं तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म, हिस्टोरिकल रीजन, इतिहास में अलग अलग धर्मों के बीच हुए झगड़े और लड़ाइयाँ आज के दौर के लोगों की सोच को असर करती हैं। पुरानी बातों और कड़वाहट को याद रखने से आज भी दुश्मनी बनी रहती है। पॉलिटिकल रीजन्स, रिलीजन इज समटाइम्स यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स इलेक्शन जीतने और वोट्स हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को धर्म के नाम पर उकसाते हैं, डिवाइड एंड रूल, ताकि उन्हें वोट मिल सके। सोशल रीजंस, इग्नोरेंस एंड प्रीजुडिस क्रिएट्स डिवीजन। समाज में एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी ना होना और पहले से ही दिमाग में गलत धारणाएं बना लेना दूरियां पैदा करता है। इस वजह से आपस में डर और नफरत बढ़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म। राइट्स, अलग अलग धर्मों के बीच दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। वायलेंस, मार काट और हिंसा होती है जिसमें मासूम लोगों की जान जाती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। डिस्ट्रस्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच आपसी ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। वीकनिंग डेमोक्रेसी, इससे देश का डेमोक्रेसी कमज़ोर होता है क्योंकि राजनीति जनता के विकास के बजाय नफरत पर चलने लगती है। रिलीजन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन में धर्म के असर 3 तरीके से पड़ते हैं। वोटिंग बिहेवियर, वोटर किसी कैंडिडेट की काबिलियत देखने के बजाय उसके धर्म को देखकर वोट देने लगता है। कैंडिडेट सिलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करते वक्त ये देखती है कि उस एरिया में किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं और उसी धर्म के कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स, चुनाव प्रचार के दौरान लीडर्स भाषण में धार्मिक मुद्दों और जज्बात का इस्तेमाल करते हैं ताकि वोट्स पोलराइज हो सकें। नेक्स्ट है ब्लॉक 5, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। मीनिंग ऑफ कास्ट, जाति समाज का एक ऐसा ग्रुप है जो इंसान को के जन्म से तय होता है। जब जिस परिवार में पैदा हुए हैं आपकी जाति वही रहेगी, इससे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स।
वोटिंग बिहेवियर, कैंडिडेट सिलेक्शन, इलेक्शन कैंपेन्स, ये मैंने आपको बता दिया अभी। फिर हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस कास्ट, सिर्फ जाति ही राजनीति को असर नहीं करती बल्कि राजनीति भी जाति के ताने बाने को बदलती है। इसके तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन, राजनीति में आने के बाद पिछड़ी या छोटी जातियों के लोगों को पार्लियामेंट, असेंबलीज और लोकल बॉडीज़ में अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। सोशल मोबिलिटी, जब किसी जाति के लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो समाज में उनका स्टेटस सुधरता है, वो सामाजिक रूप से ज़्यादा मजबूत और एक्टिव हो जाते हैं। एम्पावरमेंट, राजनीति के ज़रिए उन्हें सरकारी कानून, रिजर्वेशन और स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। ठीक है। डोमिनेंट कास्ट, इसका मतलब है किसी एक एरिया या रीजन की ऐसी जाति जिसका वहाँ की ज़मीन, पैसा, समाज और राजनीति पर सबसे बड़ा दबदबा, इन्फ्लुएंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज पॉपुलेशन, इस जाति के लोगों की गिनती उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है जो चुनाव में बड़ा वोट बैंक बनती है। इकोनॉमिक पावर, इनके पास खेती की ज़मीन, लैंड ओनरशिप और पैसे ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अपनी पॉपुलेशन और पैसे के दम पर इस जाति के लोग ज़्यादा सीट्स जीतकर राजनीति को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कास्ट एसोसिएशन, ये ऐसी संस्थाएं या ग्रुप्स होते हैं जो किसी एक खास जाति के इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है फंक्शंस ऑफ कास्ट एसोसिएशन, कास्ट एसोसिएशंस अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम करती हैं? प्रमोट्स एजुकेशन, ये अपनी जाति के बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्टल्स खोलती है, साथ ही गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है ताकि वो पढ़ सकें। डिमांड रिजर्वेशन, ये सरकार पर दबाव बनाती है ताकि उनकी जाति को सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन या उसके फ़ायदे मिल सकें। सपोर्ट कम्युनिटी मेंबर्स, मुश्किल समय में ये अपनी जाति के लोगों की मदद करती हैं, जैसे मेडिकल हेल्प देना, आपस में शादी ब्याह ऑर्गेनाइज करवाना या आपसी झगड़ों को सुलझाना। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इसका मतलब है लोगों को एक साथ इकट्ठा करना और उनके राजनीति में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना उन्हें, जैसे वोट देना, प्रोटेस्ट करना या सपोर्ट दिखाना। मेथड्स, मीटिंग्स, छोटी या बड़ी मीटिंग्स करके लोगों को पार्टी की पॉलिसीज़ और उनके अधिकारों के बारे में समझाया जाता है। कैंपेन्स चलाए जाते हैं, घर घर जाकर या सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाती है। रैलीज़, बड़ी बड़ी रैलीज़ और मार्चेस किए जाते हैं ताकि एक साथ हज़ारों लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और सरकार को अपनी ताकत दिखाई जा सके। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे ओबीसीज और दूसरी पिछड़ी जातियों के आंदोलन की मुख्य मांगे हैं इक्वालिटी, उन्हें समाज में दूसरी ऊंची जातियों के बराबर सम्मान और अधिकार मिले। रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों और बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी, आईआईएम्स में उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएं ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, चुनाव में उनके समाज के लोगों को टिकट्स मिलें ताकि वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में पहुंचकर अपने लोगों के लिए कानून बना सकें। चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स, अब भारत में जाति की राजनीति बदल रही है। आज के नए और मॉडर्न वोटर सिर्फ जाति देखकर वोट नहीं देते बल्कि इन मुख्य मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। डेवलपमेंट, इलाके में विकास हो रहा है या नहीं। एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए नए जॉब्स और रोज़गार का अवसर पैदा किए जा रहे हैं या नहीं। एजुकेशन, अच्छे सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं या नहीं। फिर गुड गवर्नेंस, सरकार बिना भेदभाव और बिना करप्शन के अच्छे से काम कर रही है या नहीं। नेक्स्ट है ब्लॉक 6, एफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन। मीनिंग ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, इसका मतलब है उन सामाजिक ग्रुप्स की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए खास कदम या कानून जो इतिहास में पीछे रह गए हैं या जिनके साथ भेदभाव हुआ था। रिजर्वेशन इसी एफर्मेटिव एक्शन का एक हिस्सा है। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी,
समाज में सदियों से पिछड़े लोगों को बाकी लोगों के बराबर लाकर खड़ा करना ताकि सबको एक समान अधिकार मिल सके। सोशल जस्टिस, उन लोगों के साथ न्याय करना जिनके साथ इतिहास में भेदभाव या अन्याय हुआ है और उन्हें समाज में इज्जत देना। रिप्रेजेंटेशन, हर एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को देश के बड़े संस्थाओं, नौकरियों और राजनीति में सही रिप्रेजेंटेशन दिलवाना। रिजर्वेशन पॉलिसी, इसका मतलब है पिछड़े वर्गों जैसे SC, ST, OBC इन सब के लिए पहले से ही कुछ सीट्स फिक्स रिजर्व कर दी जाती हैं, जहां पर किसी और ग्रुप के लिए और किसी ग्रुप के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एरियाज, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस और बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकालने पर ग्रुप्स के लिए अलग से सीट रिजर्व होती है। पॉलिटिक्स, लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायत इलेक्शंस में कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यह आर्टिकल कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। साथ ही यह सरकार को पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए खास नियम बनाने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। यह आर्टिकल सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में बराबर मौका देता है। साथ ही यह सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन देने का अधिकार देता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस आर्टिकल के तहत छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अगर कोई किसी के साथ छुआछूत करता है तो कानून के मुताबिक उसे कड़ी सजा मिल सकती है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ वीकर सेक्शंस। ये सरकार की जिम्मेदारी है, तय करता है कि वो समाज के कमज़ोर वर्गों, खासकर SCs और STs की पढ़ाई और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाए और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए। शेड्यूल्ड कास्ट, ये वो सामाजिक ग्रुप्स या जातियां हैं जिनको इतिहास में सदियों तक भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के सामना करना पड़ा, जिससे ये पढ़ाई और पैसे के मामले में पीछे रह गए। बेनिफिट्स, एजुकेशनल रिजर्वेशन, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए सीट्स और कम कट ऑफ के फ़ायदा मिलता है। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों में इनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। ठीक है। फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रिसीविंग स्पेशल प्रोटेक्शन। ये वो मूल निवासी हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो आमतौर पर जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इन्हें देश की मेन स्ट्रीम से दूर होने का कारण संविधान द्वारा खास सुरक्षा दी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स डेवलपमेंट, इनके इलाकों में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पानी और बिजली जैसी ज़रूरी सुविधाएं पहुंचाकर इनका विकास करना। रिप्रेजेंटेशन, नौकरियों और राजनीति में इनके लिए सीट्स रिजर्व करना। कल्चरल प्रोटेक्शन, इनकी सदियों पुरानी भाषा, संस्कृति, जंगल के अधिकार और रीति रिवाज को सेफ रखना। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये वो जातियां या ग्रुप्स होती हैं जो SC में आते हैं और ना ही ST में, लेकिन सामाजिक और पढ़ाई लिखाई के मामले में बाकी ऊंची जातियों से काफ़ी पिछड़ गए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडल कमीशन, इसे BP मंडल की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। कब? 1976 में। ठीक है। फिर ये कमीशन 1979 में मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के दौरान बनाया गया था। इसके चेयरमैन बिंदश्वारी प्रसाद मंडल BP मंडल थे, जो बिहार के पुराने चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। उन्हीं के नाम पर इसे मंडल कमीशन बोला जाता है। मेन रिकमेंडेशन, इनकी सबसे मुख्य सिफारिश ये थी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया जाए।
क्रीमी लेयर, ओबीसी समाज के अंदर जो परिवार आर्थिक मतलब फाइनेंशियल, सामाजिक और पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छे और मजबूत हो चुके हैं, उन्हें क्रीमी लेयर कहते हैं। जैसे उनके माता पिता बड़े सरकारी ऑफिसर हैं और या उनकी आमदनी एक लिमिट से ज़्यादा है। पर्पस टू एंश्योर रिजर्वेशन बेनिफिट्स रीच जनरली डिसएडवांटेज्ड पीपल। इसका मकसद ये तय करना है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो सच में पिछड़े और गरीब हैं। नॉन क्रीमी लेयर को मिले जो लोग पहले से ही अमीर और मजबूत हैं, उन्हें इस फ़ायदे से बाहर रखा जाता है ताकि बाकी ज़रूरतमंद लोगों का हक ना मारे। अचीवमेंट्स ऑफ रिजर्वेशन, एजुकेशन, इससे ओबीसी एससी एसटी समाज के लाखों बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका मिला है, जहाँ पहले उनका पहुँचना बहुत मुश्किल था। ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट, बेटर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इससे पिछड़े वर्गों के लोगों को अच्छी सरकारी नौकरियाँ जैसे आईएएस, आईपीएस, बैंक, रेलवेज एक्सेट्रा मिलने लगी हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई है। पॉलिटिक्स, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में सीट्स रिजर्व होने से इन समाजों के लोग नेता बनकर आगे आए हैं। सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, इससे पिछड़े समाज का आत्मविश्वास बढ़ा है, समाज में उनका सम्मान और दर्जा पहले से बहुत मजबूत हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ रिजर्वेशन, मेरिट डिबेट्स, कुछ लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन से मेरिट पर असर पड़ता है। उनका तर्क है कि कभी कभी ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों की जगह कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को सीट मिल जाती है। डिपेंडेंसी, इसमें ये कंसर्न जताई जाती है रिजर्वेशन से लोग लंबे समय के लिए इस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। इससे आत्मविश्वास और खुद की क्षमता से आगे बढ़ने की आदत कम हो सकती है। पॉलिटिकल यूज़, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करती हैं। चुनाव जीतने के लिए नए नए ग्रुप्स को रिजर्वेशन देने का वादा किया जाता है, जिससे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। वुमेन इन रिजर्वेशन, इसका मकसद राजनीति मतलब पॉलिटिक्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, क्योंकि शुरुआत से ही सांसद और असेंबलीज में महिलाओं की संख्या बहुत कम रही है। फिर इम्पोर्टेंस, जेंडर इक्वालिटी, इससे समाज में महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा और अधिकार मिलता है। बेटर रिप्रेजेंटेशन, महिला नेता आने से महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन पर सरकार में ज़्यादा अच्छे से बात होती है। स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, जब देश की आधी आबादी फैसले लेने में शामिल होगी तो लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत बनेगा। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हमारी बीपीएससी 105 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। Thank you so much. Bye and take care.